हेलो बच्चों। तो आज से हम लोग चलेंगे एक नए सफर पे जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगले 3-4 महीने तक, जी हाँ, 3-4 महीने तक यही चलने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12 का, या फिर मान लो साइंस पोर्शन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारा टॉपिक्स इसमें पढ़ने हमको, तो लंबा टाइम तक चलने वाला है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से, आप अगर पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो या इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो, फिर भी आपको पूरी तरह से समझ में आए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और एक चीज कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत सारे बच्चों को बदहजमी का कारण भी बनता है, मतलब उनको पच नहीं पाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जितना बैलेंस डाइट यहाँ पे हम परोसने का प्रयास करेंगे वो सारा का सारा हजम हो, तो जब भी वीडियो देखने बैठना तो कलम कॉपी लेके और आप इसको साथ साथ नोट करते चलना। तो हम लोग चलते हैं इस सफर का शुरुआत कर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए 11th में हम आपको कुछ कुछ चीज पढ़ाए हैं, जैसे हो गया नोमेनक्लेचर, जीओसी हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया। इन सब चीजों का हर पॉइंट पे यहाँ पे यूज होगा। तो अगर आप पढ़े हुए हो तो कृपया एक बार उसको रिवीजन कर लो, कॉपी में नोट्स में देख के दोबारा आप एक बार उसको पढ़ लो पूरा। उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से समझ में आएगा। और जो नहीं पढ़े हैं 11th में किसी कारण से, या फिर जिनको ऑर्गेनिक के बारे में कोई वैसा खास नॉलेज नहीं है, जिन्हें नहीं पता है कि जीओसी क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, तो उन्हें भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी टॉपिक आएगा हम उसको पूरा डिटेल्स में यहाँ पे करने वाले हैं। और आप समझ लो हम शुरुआत कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक ले चलेंगे आपको, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 12th क्लास में जो कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, दूसरा चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा चैप्टर है एमीन के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, डाइजोनियम साल्ट के बारे में पढ़ना है। उसके आगे जो है वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे पॉलीमर हो गया हमारा, बायोमोलिकुल्स हो गए। उसके बाद फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग 1 बाय 1। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज बता रहे हैं, कुछ बेसिक चीजें बताएंगे जो चैप्टर को समझने में हर पॉइंट पे आपको मदद करेगा, हर बिंदु पे मदद करेगा। और इनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए, आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरी तरह से इंट्रोडक्शन रहेगा। हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, और इसमें हम पूरा डिटेल्स में इसमें नहीं जाने वाले हैं, बस इतना चीज के बारे में बता। बाकी हम लोग डिटेल्स में 11th में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। नोमेनक्लेचर पढ़ाने से पहले हम आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल्स बताए हैं कि क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे टाइप्स ऑफ कार्बन निकालते हैं, कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों होता है, कार्बन में ही केटनेशन गुण सबसे अधिक क्यों पाया जाता है, सबका कारण के साथ टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी सिर्फ हम उन सारी चीजों का जिक्र करेंगे जो चैप्टर्स को 12 के चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है डीके चंदन और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल आईआईटी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक शब्द जो है वो बना है ऑर्गेन्स से, ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेन्स जंतुओं के या पौधों के जो तंत्र होते हैं, अंग होते हैं, उससे बना हुआ है और उससे कहते हैं ऑर्गेन्स। शरीर के जो अंग होते हैं, जो पार्ट होता है, उसे बोलते हैं ऑर्गेन्स। और ऑर्गेन्स से बना हुआ है ऑर्गेनिक।
अब इसका तात्पर्य क्या है? तो देखो बच्चों, पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार से प्राप्त होता है। कोई भी सबस्टांस दो तरीके से प्राप्त होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जीवित प्राणियों या पौधों से प्राप्त होते हैं, और कुछ पदार्थ होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा मान के चलो यूरिया जो हो गया, यूरिया या फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सारे जो कंपाउंड हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से जो प्राप्त होने वाले पदार्थ हो गए उससे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेन्स से जो प्राप्त हुए, जंतुओं के द्वारा जो प्राप्त हुए, पौधों के द्वारा जो प्राप्त हुए, उन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, क्योंकि ये ऑर्गेन्स से प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरे पदार्थ जो नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं, जैसे रॉक्स यानी चट्टाने, मिनरल्स यानी अयस्क, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें पृथ्वी के द्वारा प्राप्त होती हैं, खदानों से प्राप्त होती है, या कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होती है। तो इन्हें हम लोग बोल देते हैं इनऑर्गेनिक। क्या बोलेंगे बच्चों? इनऑर्गेनिक। जो जीवित प्राणियों एवं पौधों से प्राप्त होंगे उन्हें बोलेंगे ऑर्गेनिक, हाँ बिल्कुल। और जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होंगे उन्हें बोलेंगे इनऑर्गेनिक। ओके, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये तो हो गए ऑर्गेनिक सबस्टांस, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सबस्टांस, वैसे सबस्टांस, वैसे पदार्थ जो ऑर्गेन्स से प्राप्त हुए। और केमिस्ट्री के जिस पार्ट में, जिस ब्रांच में हम ऑर्गेनिक सबस्टांस के बारे में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझे? जहां पर हम ऑर्गेनिक सबस्टांस के बारे में स्टडी प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के जिस पार्ट में हम इनऑर्गेनिक सबस्टांस के बारे में स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये कहते हैं, उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से हमें पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वैसे चीजों का अध्ययन करते हैं, उन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं जो जीवित प्राणियों एवं पौधों से प्राप्त होती हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होने वाली वस्तुएं जैसे रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये तो हुआ इसका नाम का सिग्निफिकेंस। नाम से हमें पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, लेकिन और इसी के आधार पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इसके बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में 1815 ईस्वी में स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस। इन्होंने एक बात बताया, इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो उनके प्रिपरेशन के लिए कोई एक वाइटल फोर्स, कोई एक माइस्टीरियस फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कोई गॉड है, कोई भगवान है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करता है, जो कोई अदृश्य शक्ति है, वाइटल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। और मनुष्य इसे लेबोरेटरी में कृत्रिम तरीके से नहीं बना सकता है। और इस सिद्धांत को चूंकि उन्होंने बताया कि वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में। अब देखो हुआ क्या, इन्होंने तो ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोई जो
अदृश्य शक्ति है, कोई वाइटल फोर्स है, वो जिम्मेवार है। लेकिन इनके कुछ ही दिन बाद 1828 ईस्वी में ओहलर नाम के एक वैज्ञानिक ने, ओहलर जो कि बर्जीलियस का ही शिष्य बताया जाता है, उसने अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया नामक एक कंपाउंड का निर्माण कर दिया। हालांकि कर नहीं दिया, ये गलती से हो गया था, वो कुछ और करना चाह रहा था और बन गया यूरिया। और उस समय तक सबको ज्ञात था कि यूरिया जो है वो एनिमल्स के यूरिन से प्राप्त होता है। तो उस समय तक सबको ज्ञात था कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबके मन में विश्वास भी था, क्योंकि बर्जीलियस अपने समय में एक बड़ा नाम थे, तो ये जो कह देते थे तो इसके विरुद्ध में जो बड़े पर्सन होते हैं, जो प्रभावी लोग होते हैं, उनके बात को सब मानते हैं। बर्जीलियस के बात को उस समय तक बहुत महत्व था। जब यहाँ पे यूरिया का निर्माण हो गया और सब जानते थे कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम सब जानते हैं कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके अनुसार बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन यहां पर तो बन गया। तो इससे वाइटल फोर्स थ्योरी था, यानी बर्जीलियस का जो सिद्धांत था, इसको काफी धक्का लगा। इसके कुछ दिन के बाद 1840 ईस्वी में कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने एसिटिक एसिड का निर्माण कर दिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके कुछ दिन के बाद 1856 ईस्वी में बर्थेलोट नाम के एक वैज्ञानिक ने मीथेन का निर्माण कर दिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से खोज होते गए और धीरे धीरे जीवन शक्ति का सिद्धांत खत्म हो गया और इसी के साथ खत्म हो गया ऑर्गेनिक नाम का सिग्निफिकेंस, यानी इस नाम की सार्थकता। अब आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अभी क्या बताएं आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग वैसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो जीवित प्राणियों एवं पौधों से प्राप्त होता है। लेकिन अब बहुत सारे वैसे कंपाउंड थे जिनका स्टडी पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि इसका निर्माण लेबोरेटरी में नहीं हो सकता है, ये जीवित प्राणियों एवं पौधे से ही प्राप्त होंगे। लेकिन अब उनका निर्माण लेबोरेटरी में भी होने लगा और बहुत सारे आज के समय में बहुत करोड़ों ऐसे कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनका निर्माण कृत्रिम तरीके से किया जाता है। तो क्या अब इस नाम का सिग्निफिकेंस रहा? क्या अब इस केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलना जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें आज जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका हम स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नाम है वो बहुत प्रचलित हो गया था। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे मान लो कि एक लड़का जो है किसी ऊंचे जगह पे खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक से वो नीचे गिर गया और गिरने के बाद वो रोने लगा। तो कुछ लोग वहां पे जमा हो गए और जमा होने के बाद उसको चुप कराने लगे, उसको सांत्वना देने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू अमर है, तुमको कुछ नहीं होगा। अब बताओ, उसका नाम जो उन्होंने बोला कि तू अमर है, वो नाम मान लो फेमस हो गया, सब लोग उसको अमर 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 नाम से बुलाने लगे। लेकिन उसका नाम का अर्थ क्या है? क्या वो नहीं मरेगा? क्या वो नहीं मर सकता? तो ये सिर्फ प्रचलित होने की वजह से नाम का यहाँ पे सार्थकता खत्म हो गया। अमर का मतलब ये नहीं कि अब वो मरेगा ही नहीं, लेकिन वो सब प्रचलित हो गया, सब लोग उसी नाम से उसको बुलाने लगे, तो बाद में भी उसका नाम अमर ही रह गया, स्कूल में भी उसका नाम अमर ही लिखवा दिया गया। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज बहुत सारे ऐसे कंपाउंड का स्टडी हम लोग करते हैं जो लिविंग
ऑर्गेनिज्म से प्राप्त नहीं हुआ है, वो लेबोरेटरी में कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, लेकिन इस नाम के बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाने के कारण आज भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इसे बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब जब हम ए डिफिनेशन तो बोल नहीं सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें हम लोग जीवित प्राणियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? अब नहीं बोल सकते हैं। अब तो इसमें सारे पदार्थों को, बहुत सारे ऐसे पदार्थ का अध्ययन किया जाता है जो हम आपको पीछे बताएं। तो अब ये डिफिनेशन अभी के समय में सही नहीं रहा, तो फिर हम पढ़ेंगे किसको? क्या डिफिनेशन अब हम बताएंगे इसका? तो हम बढ़ते हैं यहां से आगे। तो बच्चों, अगर आज के समय में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करना रहे, तब हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम इसे डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about hydrocarbon and its derivatives। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, यानी हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाँ, एक चीज और, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने का दो उद्देश्य। पहला कि ये जो टॉपिक है, ये हम आपको पहले ही बताएं कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मेरा मकसद है कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करते भी हैं और उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आता है, उनको हम पूरी तरीके से समझा सकें, पूरे डिटेल्स में पढ़ा के इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके सामने एक सरल भाषा में, एक सुगम भाषा में रख सकें, ताकि सारे लोग इसका लाभ ले सकें। पहला मकसद। दूसरा मकसद कि जो हमारा क्षेत्र है वो हिंदी बैकग्राउंड का क्षेत्र है, तो इसमें बार बार समस्या ये आ रहा था कि हम फिजिकल में वीडियो बना रहे थे तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हिंदी में बनाइए, या हिंदी का अलग बनाइए, इंग्लिश का अलग बनाइए। तो वो बहुत सारा परेशानी हो रहा था, उसमें अलग अलग वीडियो बना पाना संभव नहीं था टाइम का अभाव की वजह से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो भी होगा थोड़ा मोड़ा होगा उसको हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, और हाँ, सारी चीज़ों को हिंदी में हम बोलेंगे, डील करेंगे हिंदी में। तो जब हम इसको लिखने के बाद, इंग्लिश में बोलने के बाद हिंदी में बोलें, तो आप वीडियो को पॉज करके और लिख लिया करो उस चीज़ को। और हम कोशिश करेंगे जो ज़्यादा बड़ा बड़ा जो होगा उसका हिंदी हम लिख भी देंगे यहाँ पे, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम थ्योरी का प्रयोग होगा, लिखने वाला इस तरह से बहुत कम आएगा। सारा रिएक्शन है, सारा कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म है, तो उसमें हिंदी इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैथ में मैथ मीडियम होता है, उसी तरह यहाँ पे केमिस्ट्री मीडियम रहेगा, नो हिंदी नो इंग्लिश। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लेटेस्ट डिफिनेशन है इसका। अब हमारे पास दो चीज आया, एक तो हाइड्रोकार्बन और दूसरा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या है और उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं? तो सबसे पहला चीज हाइड्रोकार्बन। तो इसमें देखो बच्चों, आपको नाम से पता चलेगा, हाइड्रो से हो गया हाइड्रोजन, और ये जो देख रहे हुए हैं कार्बन, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी वे सारे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से
बनते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कंपाउंड्स formed by कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 हो गया, C6H6 हो गया, CH2 CH3 हो गया, ये सब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो, कार्बन के साथ तो ऐसे बहुत सारे एटम्स जुड़ सकते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन बहुत सारे मेटल्स जैसे सोडियम मैग्नीशियम के साथ भी बॉन्ड बना के और बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण करता है। तो कार्बन के बहुत सारे प्रेमी हैं, लेकिन उन सारे प्रेमियों में हाइड्रोजन और कार्बन का प्यार जो है वो थोड़ा, समझ रहे हो ना? तो इनका जन्म जन्म का साथ है, और कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा साथ में दिखाई देंगे आपके हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका हम क्लासिफिकेशन आप लोग को 11th क्लास में बताए थे कि इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है, बहुत सारे पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो आगे हम लोग देख लेते हैं अब हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पहले पढ़े हैं नहीं इसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में? हाँ सर, बहुत पढ़े हैं। हाइड्रोकार्बन हम लोग इसको क्लासिफाई किए थे, बहुत सारे पार्ट में क्लासिफाई किए थे। जैसे सबसे पहले ओपन चेन कंपाउंड, फिर उसके बाद क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग बांटे थे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, फिर बांटे थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड था उसको होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को पुनः क्लासिफाई कर दिए थे एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। उसके बाद जो हेट्रोसाइक्लिक था उसमें कई तरह के रिंग थे, नॉन बेंजेनोइड रिंग, फलाना ढिमका। तो अभी हम लोग सिर्फ जो सबसे मेन पार्ट है इसका उसके बारे में देखते हैं। तो कौन है इसका मेन क्लासिफिकेशन? तो देखो बच्चों, हाइड्रोकार्बन को हम लोग जनरली दो भाग में बांटते हैं अभी, एलिफैटिक और दूसरा है एरोमैटिक। एलिफैटिक और एरोमैटिक। अब एलिफैटिक जो है बच्चों, इसको हम लोग बांट देते हैं तीन भाग में। कौन कौन है तीन भाग? आपको पता है, एल्केन है और एल्काइन है। वेरी गुड, तो लोग तो बहुत समझदार हो। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में क्या होता है? एल्केन हम कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन कब कहते हैं? एल्कीन कहते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन किसे कहते हैं? जहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, बस इतना ही, CnH2n। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। यानी एल्केन में कार्बन से जो हाइड्रोजन होगा दुगना से दो अधिक होगा। अगर कार्बन से हाइड्रोजन दुगना है तो एल्कीन होगा, और कार्बन से हाइड्रोजन दुगना से दो कम है तो वो एल्काइन होगा। तो ए हो गया हमारा एलिफैटिक का। एरोमेटिक किसे कहेंगे बच्चों? तो एरोमेटिक जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन समझ रहे है ना? तो जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक जो शब्द है बच्चों वो ग्रीक वर्ड एरोमा से आया है, और एरोमा का अर्थ होता है
स्मेल, सुगंध। तो एक क्लासिफिकेशन था हमारा हाइड्रोकार्बन का, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन। नहीं तो हाइड्रोकार्बन का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम आपको 11th क्लास में पढ़ा दिए हैं। तो अगर जानने का जरूरत होगा तो उसको देख लेना वहां पे नोट्स कॉपी में, और नहीं तो अभी के लिए इतना काफी है। चलते हैं आगे। दूसरा चीज था हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। याद आ रहा है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के बारे में। अब ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है डेरिवेटिव का मतलब भाई? तो डेरिवेटिव मीन्स होता है किसी दूसरे से उत्पन्न होने वाला, उसे कहते हैं डेरिवेटिव। जैसे आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में ना, बेसिक यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। बेसिक यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल यूनिट होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, स्वतंत्र है, खुद का मालिक है, तो हो गया बेसिक यूनिट। और ड्राइव्ड क्या होता है? जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होता है, जो फंडामेंटल यूनिट से, बेसिक यूनिट से उत्पन्न होता है। जैसे हमारा मीटर जो है फंडामेंटल यूनिट हो गया, सेकेंड जो है फंडामेंटल यूनिट हो गया, एक लंबाई का और एक टाइम का। और स्पीड का अगर हमें यूनिट ज्ञात करना है तो मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से दो बेसिक यूनिट का यूज करके और एक स्पीड का यूनिट आया, तो इसे हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। बोलो बच्चों, बोलते हैं कि नहीं? हाँ। तो उसी तरह यहाँ पे भी ड्राइव्ड का मतलब वही है, डेरिवेटिव का मतलब वही है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होने वाले कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन तो वे हो गए जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोकार्बन के द्वारा, हाइड्रोकार्बन से एक या दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे कुछ दूसरे एटम्स जुड़ जाते हैं, तो वे जो कंपाउंड बनते हैं उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे देखो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव, HCD आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हो प्यार से। तो क्या होता है? तो आप देखो यहां पे हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन से कोई हाइड्रोजन माइनस कर दिए, कुछ हाइड्रोजन निकल गए, और उसके जगह पे कोई एक ग्रुप जुड़ गया, कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, या कोई अदर ग्रुप जैसे हाइड्रोजन हो गया, इस तरह से या कोई दूसरा एटम जाके जुड़ गया। तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा कब? हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन के निकलने के बाद और कोई दूसरा पदार्थ जुड़ने के बाद। तो पदार्थ नहीं, सॉरी, एटम। तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे आप देख लो RH, देखो एक चीज ध्यान रखना, RH से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल्केन को। किसको भाई? एल्केन को। और एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो इसे हम बोलते हैं एल्काइल। ये आगे देखेंगे फिर, और 11th में पढ़ाई भी है। इसे एल्केन बोलेंगे, और एल्केन से एक हाइड्रोजन हटने के बाद जो बच जाता है उसे बोलते हैं एल्काइल। तो एल्काइल ये भी एल्केन है, एल्केन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन से यहां से हाइड्रोजन हो गया गायब, और इसके जगह पे एक जोड़ दिए हम ग्रुप। जैसे मान लो जोड़ दिए हाइड्रोजन प्लस X, कोई हाइड्रोजन जहां X इक्वल टू क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो क्या बचेगा बच्चों? RH। तो ए हुआ हाइड्रोकार्बन और ए हुआ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे और देखो एग्जांपल, RH, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिए और OH जोड़ दिए, तो बनेगा क्या?
क्या बनेगा बताओ, अल्कोहल बनेगा, तो दिस इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और देख लो RH और यहां से हाइड्रोजन गायब और CHO ग्रुप जुड़ गया, तो बनेगा क्या RCHO, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और देख लो जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन रिंग है C6H6 जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, और यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, मान लो एमीन के द्वारा, NH2 के द्वारा। तो जो कंपाउंड बना C6H5NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। मींस समझो फिर से, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और हाइड्रोकार्बन से कुछ हाइड्रोजन किसी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और उसके जगह पे वो ग्रुप जुड़ जाता है, तो जो नया कंपाउंड बना उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ये रहा हमारा, आप इसे लिख सकते हो। तो अभी हम लोग देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है। एक चलते हैं और कुछ छोटे छोटे बेसिक टॉपिक पे जो आपको आगे काम आएगा। जैसे आप याद रखना कि अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे मानते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या मानते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड को मानते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो हम उसे मानते हैं कि यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तब हम मानते हैं कि यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। ऐसे मानते नहीं है, पूरा प्रोसेस जो है वो ओवरलैपिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आपको सब चीज हम पढ़ाए हैं कि ओवरलैपिंग होता है और बॉन्ड कैसे बनता है। जब इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब पार्शियल ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो वहां पे हम लोग पढ़े हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अभी सिर्फ ये याद रखो कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिग्मा प्लस पाई, और ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा प्लस 2 पाई। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि C2 में जो बॉन्ड है, C2 में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई, यहाँ पे सिग्मा नहीं होता, दोनों पाई बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होगा। तो इस एक्सेप्शन है, इसको आप छोड़ दो। बाकी किसी भी जगह पे अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल है तो एक सिग्मा और 2 पाई। अब ये जरूरी है किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। आपको हर जगह पे हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत पड़ेगा, तो चलो इसको भी सीख लेते हैं। ऐसे हम लोग सीखे हैं, लेकिन हम आपको बोले कि जो जो चीज आगे चैप्टर में कल से काम आने वाला है उसको हम अभी सिखा देंगे आपको। तो देखो, अगर किसी कंपाउंड में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दे दे, जैसे मान लो कि एक हम कंपाउंड दिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें हम आपसे पूछ दें कि प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और जब आप हाइब्रिडाइजेशन बताओगे तब आपको पता चलेगा इसके शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहला काम है कि हम ज्ञात करें क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बच्चों आप याद रखना, आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर कार्बन के चारों ओर, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, चतुस्संजकता प्रदर्शित करता है। तो अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है तब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना। कैसे काउंट करोगे, तो जानते तो हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा,
डबल बॉन्ड है तो गिन लेंगे, एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल है तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 सिग्मा है तो sp2 होगा, 2 सिग्मा है तो sp। अब सवाल उठेगा कि सर पाई हो जाएगा तो पाई को काउंट ही नहीं करना है, हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चाहिए। ओके, और जब बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। कैसा शेप होगा? टेट्राहेड्रल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रिंगुलर प्लेनर। और जब sp होगा तब इसका शेप होगा लिनियर। ओके, तो ए हो गया, 4 सिग्मा तो sp3 टेट्राहेड्रल, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, 2 सिग्मा तो sp लिनियर। ओके, एक और फिर हमें जो क्वेश्चन दिए थे यहाँ पे प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए, तो ए हो गया बॉन्ड, ए हो गया हाइब्रिडाइजेशन और ए हो गया, तो आप इसे लिख लें। तो अब सीखते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालना। आप देखो ध्यान से इधर, जैसे एक कंपाउंड ले लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। तो याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन किसी कंपाउंड का नहीं निकलता है, उस कंपाउंड में जितने एटम होते हैं, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन होंगे, प्रत्येक कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। ये पूरा कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन का कोई मतलब नहीं होता, ये मीनिंगलेस है। इसमें प्रत्येक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है। तो चलिए हम देखते हैं, निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये सिर्फ सिंपल करने के लिए हम दिखा रहे, नहीं तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो ये एक्चुअल में है कैसे, ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ा हुआ है ऐसे, इतना तो समझदार हो आप लोग। सी, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर नीचे या ऊपर कहीं पे हाइड्रोजन जोड़ दो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, इसको हम लिख लिए। अब बताओ आपको क्या बोले थे, प्रत्येक सिंगल सिग्मा, डबल में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा और 2। हाँ, तो चलो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और यहाँ पे भी सिग्मा, यानी इस कार्बन के, यहाँ ध्यान दो, इस कार्बन के 1 2 3 4 चारों बॉन्ड सिग्मा है। क्या है? चारों बॉन्ड सिग्मा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों sp3। समझ पा रहे हो? इसका देखो इधर सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, ये डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा और एक पाई। तो हमें पाई को तो काउंट करना नहीं है। तो बताओ बच्चों यहाँ पे 1 2 और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताए थे हम, sp2। उसके बाद इसका देखो तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा, और इधर ये सिग्मा और ये हाइड्रोजन भी सिग्मा। तो कितने सिग्मा हुआ, 1 2 और 3, यहाँ भी 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें बढ़ते हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको बताए थे कि 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। तो इधर 1 सिग्मा और इधर 1 सिग्मा, टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और 2 सिग्मा बॉन्ड में हम आपको बताए थे हाइब्रिडाइजेशन sp। आसान है ना? और यहाँ पे भी इधर 2 सिग्मा 2 पाई और 1 सिग्मा होगा, और यहाँ पे 1 सिग्मा होगा। तो टोटल 2 सिग्मा और हाइब्रिडाइजेशन sp। समझ गए आप? चलो तो एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं फिर।
ध्यान दीजिए इधर। इसमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। आप करो करो, 1 मिनट का टाइम है। तो चलो देखते हैं। देखो 3 हाइड्रोजन, अब इस यहां से देखो, इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं है। कितने हाइड्रोजन है? 3। यहां देख रहे हो, तीनों हाइड्रोजन सिंगल। हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड का निर्माण नहीं करता। जितना हाइड्रोजन है उतना आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आप यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन और एक ए सिंगल बॉन्ड, तो कितना हो गया? 4 सिग्मा, तो sp3। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, और इधर 1 सिग्मा है, तो कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा। 2 सिग्मा तो sp। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों? यहाँ 1 ही सिग्मा है और यहाँ पे 1 सिग्मा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा तो sp। उसके बाद ऊपर वाले कार्बन को देखो, ऊपर वाले को, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। तो बच्चों 1 2 3 सिग्मा हुआ, 3 सिग्मा, तो ये हो गया sp2। और यहाँ पर भी 3 सिग्मा होगा, देख लो ये पाई है, इस 1 सिग्मा है और 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 3 सिग्मा तो sp2। आई होप अब आप समझ गए होंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसको पहले आप उतारो। तो आओ बच्चों कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब ए क्या हो गया? इसमें तो कार्बन हाइड्रोजन है ही नहीं। बॉन्ड लाइन नोटेशन, प्रत्येक कोना जो होता है शीर्ष, वो कार्बन को बताता है, और प्रत्येक लाइन जो है वो हमें बॉन्ड को बताता है। तो आप देखो यहाँ कार्बन है, लाइन का एंड जो होता है अंत, वो भी कार्बन को बताता है। एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, अब यहाँ 2 मत गिन लेना, और यहाँ 1 कार्बन है, ठीक। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। क्या यार ये सब करवा रहे हो? अच्छा चलो देखो, तो अब बताओ, यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ओके, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन टोटल बॉन्ड कितना बनाता है? 4। तो इस कार्बन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो अभी तो ये 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, और हम क्या बताए थे? कार्बन का प्रेमी तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको जिससे प्रेम हुआ है वो कौन है? हाँ, हाइड्रोजन। बाकी सबका एक तरफा है। तो बाकी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 तो कार्बन के साथ बना लिया, अब बाकी का 3 किसके साथ बनाएगा? जन्म जन्म का साथ किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो बाकी के 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो 1 इधर सिग्मा, और 3 हाइड्रोजन रहेंगे तो 3 और सिग्मा, तो 3 और 1 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा तो sp3। क्लियर? फिर यहाँ देखो 1 बॉन्ड इधर बना लिया, इस सिग्मा है, 1 बॉन्ड इधर बना लिया, इस सिग्मा है, और बाकी बच गया अभी 2 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 4 बनाता है, तो 4 में से 2 बनाया, तो 2 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। 1 इधर नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी 1 इधर, तो हाइड्रोजन भी क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा, तो ये भी क्या हो गया? sp3। अब यहाँ देखो इधर डबल हो गया, तो सिग्मा और यहाँ पे पाई,
और ये क्या है सिग्मा, तो 2 सिग्मा तो दिखाई दे रहा है। अब बॉन्ड टोटल क्या हुआ बच्चों, 2 अब 1 3 गो, तो अभी ये गो घट रहा है तो ये गो कौन रहेगा, हाइड्रोजन। तो 2 सिग्मा यहाँ और 1 सिग्मा हाइड्रोजन, 3 सिग्मा तो sp2। और उसके बाद यहाँ पे देखो इधर 1 सिग्मा है, इधर कुछ नहीं है, मतलब 2 बॉन्ड कंप्लीट है और 2 बॉन्ड बाकी है। तो 2 बॉन्ड में 2 कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। तो 2 हाइड्रोजन वाला सिग्मा और 1 यहाँ वाला सिग्मा, 2 1 3 सिग्मा तो sp2। समझे। अच्छा देखो अब इतना करने का, इसमें ये हम बता रहे थे कि कैसे कैसे आया, आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक सा ट्रिक बता रहे हैं, एकदम सिंपल। जब भी बॉन्ड लाइन नोटेशन का है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन इस तरह का लाइन पारा हुआ, तो आप क्या करना, सिग्मा जहां दिखाई दे sp3 लिख देना, डबल जहां दिखाई दे sp2 लिख देना, और जहां ट्रिपल दिखाई दे वहां sp लिख देना। दिस इज द ट्रिक। आप देख लो यहाँ पर भी सिंगल था तो sp3, सिंगल था तो sp3, और डबल था तो क्या आ गया sp2। तो यहाँ पे देखो सिंगल है भाई, यहाँ सिंगल है तो sp3, ट्रिपल आ गया तो sp, ट्रिपल आ गया तो sp, डबल आ गया तो sp2, और यहाँ पे डबल आ गया तो sp2। मजा आया, सीख गए। मजा आया तो ठोको लाइक और शेयर करो ग्रुप में। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब यहाँ पे देखो sp, ट्रिपल बॉन्ड sp, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल sp2, sp2, sp3, sp2, sp2। इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी चीज का हाइब्रिडाइजेशन। तो ए ऑर्गेनिक में 3 ही प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp, sp2, sp3। आपको हम केमिकल बॉन्डिंग में बताया है बहुत प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन, और कई सारा ट्रिक और टेक्निक बताए थे हाइब्रिडाइजेशन, इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का। तो जैसे उसमें sp3d भी होता है, sp3d2 होता है, बहुत सारा होता है, 7-8 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। एक कंपाउंड देते हैं, उसका आप खुद से कोशिश करना हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने का। बताएंगे कैसे सर? अगर कमेंट में बता सको तो बता दो, और नहीं तो फिर हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे और आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। जो भी यहाँ पे हम होमवर्क देंगे, क्वेश्चन देंगे, आप कॉपी पे बना के उसका फोटो खींच के और टेलीग्राम पे भेजना, हम उसको चेक करके और आपको बताएंगे। तो हमें निकालना है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। आप इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करके, और मतलब ज्ञात करना बताओ कैसे, सारे एटम का बता पाना तो अगर कमेंट में लिख सकते हो, हम नंबरिंग दे देते हैं कार्बन का, B C C D, उसके बाद E F G H। अब तो बता सकते हो, अब तो कमेंट में लिख दो A का कितना आया तो sp2, B का क्या आया, ऐसे कर करके आप कमेंट में जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो अगर समझ गए हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर बढ़ते हैं यहां से हम आगे। आगे देखते हैं हम लोग, सीखते हैं निकालना टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आप ध्यान से देखना, देखो इसमें सबसे पहला है 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, या इसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन ए टाइप ऑफ कार्बन जो है, यहाँ पे बहुत सारा ए आपको बहुत काम आने वाला है आगे। जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन है वो किस टाइप का है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या 4 डिग्री है। हाइड्रोजन किस टाइप का है, तब आपको पता चलेगा। इसके अनुसार नोमेनक्लेचर भी होगा। और दूसरी चीज, अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ से 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकाल कर उसके जगह पे क्लोरीन जोड़ना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री कार्बन कौन है। तो इस तरह से पहला है 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। अब ये क्या होता है, कार्बन
अटैच्ड विथ ओनली वन कार्बन। वैसा कार्बन, हिंदी बोल रहे हैं, वैसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। दूसरा है 2 डिग्री कार्बन, या इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? कार्बन अटैच विथ 2 कार्बन, 2 कार्बन्स। वैसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है 3 डिग्री कार्बन, इसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन। तो ये क्या होगा बच्चों? सिंपल इसी तरह से कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन। जो 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। और लास्ट है 4 डिग्री कार्बन। क्यों लास्ट क्यों हो गया भाई? क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। लास्ट है हमारा क्वार्टेनरी कार्बन। अब क्वार्टनरी कार्बन क्या होता है? तो जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा। कार्बन अटैच्ड विथ 4 कार्बन। तो ये हो गया हमारे पास 4 प्रकार का कार्बन। 1 डिग्री या प्राइमरी, वैसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन, वैसा कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। और 4 डिग्री या क्वार्टनरी कार्बन जो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी हमारे पास होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, या इसे बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो क्या होगा? जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पे उपस्थित रहेगा। हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन के पास, 1 डिग्री कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा, उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन। और 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 4 डिग्री कार्बन। नो, 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। और 4 डिग्री कार्बन तब कहलाया जब चारों के चारों बॉन्ड कार्बन से, तो इसीलिए वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है। आप इसको भी लिख लो। फिर अब करते हैं इस पे। अब हम लोग अलग अलग कंपाउंड लेकर उसमें पहचान करते हैं कि कौन 1 डिग्री कार्बन है, कौन 2 डिग्री कार्बन है, कौन 3 डिग्री कार्बन है। तो आप देखो ध्यान से। एक कंपाउंड है और इसमें हमें बताना है 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखो ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख के बताओ। 3 कार्बन से।
सिर्फ एक कार्बन से तो जुड़ा हुआ है इधर, यहाँ कार्बन, बाकी तो ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन एक इधर एक इधर एक इधर जुड़ जाएगा, तो कार्बन सिर्फ कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ा है। तो जो एक कार्बन से जुड़ा रहता है वो 1 डिग्री कार्बन, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो हो गया 2 डिग्री कार्बन। और इसको देखो जरा, ये तो चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ये हो गया 4 डिग्री कार्बन। उसके बाद इसको देखो, ये 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है, इधर इधर और इधर, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। और ये सिर्फ एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है, इधर से, तो ये हो गया 1 डिग्री। और ये भी सिर्फ एक तरफ से जुड़ा है, तो ये भी हो गया 1 डिग्री कार्बन। अब आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखो 1 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन रहेंगे सबके सब 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो 3 यहाँ, 3 3 6, यहाँ भी देखो, ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है, वे भी एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है। तो अब हमारे पास 1 डिग्री कार्बन टोटल कितने हो गए, 1 डिग्री कार्बन टोटल हो गए 1 2 3 4 और 5। अच्छा, 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए बच्चे, 1। 3 डिग्री कार्बन कितना है, 1। और 4 डिग्री कार्बन कितना है, 1। ये वाला। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें कितना है, तो देखो 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। अब सिंपल आप ज्ञात कर लेना, जितना 1 डिग्री कार्बन रहेगा उसका 3 गुना 1 डिग्री हाइड्रोजन आएगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो 2, बस 2 डिग्री हाइड्रोजन 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 डिग्री कार्बन देख लो, एक ही को हाइड्रोजन है यहाँ, तो 1। 4 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, तो 4 डिग्री कार्बन पे चलते हैं, 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो 0, होता भी नहीं है 4 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो इसमें बताओ आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो ये सिर्फ एक तरह बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ कार्बन देखो, तो इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, ये दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन हुआ, ये चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो 4 डिग्री कार्बन हुआ, फिर ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, ये 2 डिग्री कार्बन हुआ क्योंकि 2 तरफ से कार्बन है इसका, और ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अगर हाइड्रोजन चाहिए, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो देख लो 1 डिग्री कार्बन पे यहाँ 2 हो गया और 3 5 हो गया और 3 8 हो गया और 3 11 हो गया। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हो हाइड्रोजन। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं। इसमें आपको बताना है टाइप्स ऑफ कार्बन, कौन कार्बन कैसा है। तो आप सिंपली देखो, ध्यान से समझना, एक कार्बन यहाँ पे होगा, यहाँ पे, समझ रहे हो ना ये सब। तो ये कार्बन जो है एक ही तरफ से ना कार्बन से जुड़ा है, बाकी किससे जुड़ा है उससे हमको लेना देना, बाकी हाइड्रोजन है या क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कितने कार्बन से जुड़ा है ये देखना है। तो आप देखो ई कार्बन जो है सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब एक कार्बन से, तो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन हुआ। फिर आप यहाँ देखो ई कार्बन भी सिर्फ इधर एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। ए कार्बन जो है एक इधर और एक इधर, 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा। ये वाला देख लो 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन होगा। ये 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा और ये 3 डिग्री होगा, फिर ये 2 डिग्री होगा,
फिर यहाँ पे आप देख लो 1 2 3 4 तरफ से जुड़ा है तो 4 डिग्री कार्बन होगा, फिर 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा और 1 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप कार्बन और हाइड्रोजन का डिग्री फाइंड कर सकते हो, टाइप फाइंड कर सकते हो कि कितने प्रकार का है। तो आज हम लोग सीखे बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब तो होता है कि वैसा केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग जीवित प्राणियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं, लेकिन आजकल ये जो है बहुत लार्ज स्केल पे इसमें ऐसे कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो आज के समय में इसके नाम का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, कोई सार्थकता नहीं है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जो हाइड्रोजन को हटा के और कोई ग्रुप जोड़ने से बनता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें छोटा सा क्लासिफिकेशन जो हमें आगे काम आ सकता है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखें हाइब्रिडाइजेशन निकालना और कार्बन और हाइड्रोजन का टाइप ज्ञात करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये सिर्फ सब कुछ 11th में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिकॉल करवाने के लिए ये वीडियो हम इंट्रोडक्शन का बना दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन तक शेयर करो ताकि उन तक भी पहुंच जाए और वे भी लाभ उठा सके। कल से रेगुलर वीडियो आएगा, कुछ डिस्टरबेंस की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम था उसके वजह से रोज वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो अब कल से रेगुलर वीडियो आएगा, 1-2 वीडियो, कभी कभी 2 कभी 1, लेकिन रेगुलर आएगा। और पूरे डिटेल्स में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको हर चीज सिखाएंगे और इतना हाई लेवल तक सिखाएंगे कि आप नीट का, मेंस का और एडवांस का क्वेश्चन आराम से बना सकोगे। बस जरूरत है मेहनत का। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आप मेहनत करो, आप भी नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो, उससे रिलेटेड जो अभी हम पढ़ाएं इससे रिलेटेड चीजें बुक में खोजो और उसके बाद उसका क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। तो मेहनत दोनों तरफ से होना चाहिए, तब सफलता मिलेगा, और आपकी सफलता हमारी खुशी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए